कड़ी में हमने देखा कि कैसे दो देवात्माओं से संदेश मिल रहे थे। दोनों अपने अपने तरीके से जवाब दे रही थी। अच्छा, कुछ लोगों को लगता होगा कि आखिर पता कैसे चलता है कि दो देवात्माएं हैं, कुछ दिखता तो है नहीं। सही है, आत्माएं दिखती कहाँ हैं, लेकिन आवाज़ से, उनके बोलने की जो शैली होती है उससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सामने दो लोग हैं। अब अगर मान लीजिए आपकी आंखों पे ही पट्टी बांध दी जाए और सामने कुछ लोग हों, तो क्या आप नहीं भाप जाएंगे उनकी आवाज़ से कि आखिर कौन लोग हैं और कितने लोग हैं? अंदाज़ा लग जाता है ना। बस कुछ वैसा ही हो रहा था। इस वक्त दो आत्माएं सामने आई थीं, जिनके ज़रिए डॉक्टर वे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक तरह से देखें तो ये मदद सिर्फ कैथरीन की नहीं थी, बल्कि डॉक्टर विज को भी मदद मिल रही थी इस ज्ञान को समझने में। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विज आगे सवाल करते हैं, और ये सवाल देवात्मा से था। आखिर कैथरीन कैसे अपने डर और बेचैनी पे काबू पा सकती है? आखिर मैं कैसे उसे बेहतर मदद दे सकता हूँ? और देवात्माओं की बताई सीखों को याद कैसे रखा जा सके, इसके लिए क्या करना चाहिए? और उन्होंने जो तरीका अब तक अपनाया था, क्या वो सही तरीका था, सबसे बढ़िया था, या उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत थी, या और भी कोई विशेष क्षेत्र था जिस पर ध्यान देना चाहिए था उन्हें? आखिर कैसे वो कैथरीन को सबसे बढ़िया मदद पहुंचा सकते थे, कैसे उसकी मदद सबसे बेहतर तरीके से कर सकते थे वो? डॉक्टर वेज भी तो आखिर इंसान ही थे ना, उन्हें भी संदेह था कि पता नहीं मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ क्या वो सही है भी या नहीं। अपनी इसी दुविधा को उन्होंने देवात्माओं के सामने रखा ताकि उनके मार्गदर्शन को लिया जा सके। अब जो डॉक्टर वेज को जवाब मिला वो उस कवि रूपी देवात्मा की गहरी आवाज में था। उन्होंने कहा, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये तुम्हारे लिए सही है, उसके लिए नहीं। अब देखिए, सवाल था कि कैथरीन को कैसे बेहतर मदद पहुंचाई जाए, पर यहाँ तो माजरा ही कुछ और नजर आ रहा था। अगर देखा जाए तो कैथरीन एक थर्ड पर्सन की तरह उभर कर सामने आई थी, जो देवात्मा और डॉक्टर विज के बीच एक माध्यम की तरह से थी। स्पष्ट था कि जो कुछ भी हो रहा था वो कैथरीन की बजाय डॉक्टर विज के लिए ज़्यादा फायदेमंद था। इस ज्ञान की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत थी, और देवात्माओं ने ये बात यहाँ पे खुले तौर पे कही। खैर, आगे उन्होंने पूछा, मेरे लिए? हाँ, हमने जो कहा वो तुम्हारे लिए है। अब अगर देखिए तो एक बात यहाँ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि हमने जो कहा वो तुम्हारे लिए है। हमने यानी ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि एक से अधिक देवात्माएं थीं। यानी डॉक्टर विज ने जो अब तक पहचाना था कि दो अलग अलग देवात्माएं हैं, वो बिल्कुल सही था। आगे डॉक्टर विज पूछते हैं कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें आभास हो गया कि मैंने गलत सवाल पूछ लिया है, तो हिचकते हुए उन्होंने कहा, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। बहुत कुछ है जो मुझे जानना है। अब सामने से जो जवाब आया वो एक प्रेम भरी कविता के रूप में था। वो कविता जो उनके जीवन और मृत्यु के बारे में थी। आवाज़ कोमल और धीमी थी। डॉक्टर विज भी भौचक्के होकर सुन रहे थे कि आखिर ये क्या कहा जा रहा है। जवाब था, तुम्हें समय आने पर मार्गदर्शन मिलेगा, तुम्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा, लेकिन समय आने पर, जब तुम वो काम पूरा कर लोगे जिसे करने के लिए तुम्हें भेजा गया है,
तब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, पर उससे पहले नहीं। तुम्हारे पास आगे जाने के लिए बहुत समय है, बहुत समय। अब डॉक्टर वेस थोड़ा चिंतित भी थे और भार मुक्त भी महसूस कर रहे थे खुद को कि चलो समय आने पर ही सही, पर मार्गदर्शन तो मिलेगा और मृत्यु से पहले मैं अपना लाइफ लेसन भी निपटा लूँगा। अब देवात्माएं तो जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद कैथरीन धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, मैं गिर रही हूँ मैं अपनी ज़िंदगी को तलाशने की कोशिश में गिर रही हूँ। शायद कैथरीन का गिरने से आशय अपने जीवन के पाठों को पूरा न कर पाना रहा होगा। जो चीज़ सीखने के लिए उसे यहाँ भेजा गया होगा वो अधूरी रह जा रही होगी। जिस आध्यात्मिक या आत्मिक पावर की ज़रूरत थी कैथरीन को, जो उसकी आत्मिक तरक्की का आधार बनती, उसमें कोई कमी रही होगी। तभी तो वो कह रही थी कि मैं गिर रही हूँ। अब डॉक्टर विज के दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थी। देवात्माओं द्वारा दिए गए संदेश रह रहकर कौंध रहे थे कि ये हमारा चयन है कि हम कब पैदा होंगे, कब मरेंगे। देवात्माओं का निश्चित और अचूक मार्गदर्शन। जीवन को जहाँ एक मनुष्य सालों में नापता है, वहाँ आत्मालोक में समय का कोई मोल ही नहीं था। वो समय जिसे हम जानते हैं, समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आत्माओं के लिए नहीं। हमें लगता है कि किसी व्यक्ति का जीवन इतने सालों का रहा, हम ऐसे ही नापते हैं ना। पर एक आत्मा के लिए जीवन वर्षों में नहीं, बल्कि उसके द्वारा सीखे गए पाठों में निहित होता है, उसके द्वारा किए गए कार्यों में होता है। मतलब एक आत्मा भले ही हजारों साल से देह धारण कर रही हो, पर अगर उसने कोई लेसन नहीं सीखा, अपनी आत्मिक तरक्की नहीं की, तो उसकी तरक्की या उसका जीवन पहले ही पायदान पे माना जाएगा। यानी जो परीक्षा देने के लिए वो इस धरती पे आई थी, उसमें उत्तीर्ण होना उसका ज़रूरी है। फेल हो गए तो फिर उसी लेसन को सीखने के लिए दोबारा आना होगा, चाहे जितनी भी बार देह धारण करना पड़े। बिना सीखे तरक्की संभव ही नहीं है। और ये तरक्की किसी व्यक्ति की भौतिक तरक्की से जुड़ी नहीं है, बल्कि आत्मिक रूप से। कोई आत्मा कितनी मजबूत है ये देखा जाता है। आत्मिक तरक्की आत्मिक गुणों पर निर्भर करती है। जैसे किसी आत्मा में दया, प्रेम, श्रद्धा, आशा, करुणा, ये सब कितना है, और वो भी बिना बदले में कुछ पाने की इच्छा के। यानी अगर हम किसी पे दया करते हैं तो बदले में उससे कुछ पाने की उम्मीद ना हो, निस्वार्थ कार्य, यही तो है। अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मैंने उसको उस समय में इतनी मदद की, आज जब मुझ पे पड़ी तो उसने कन्नी काट लिया, या उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये लाइन, ये सोच ही बिल्कुल गलत है। यानी इसमें स्वार्थ आ गया। हमने मदद ही इसीलिए की थी ताकि अगला भी कुछ करेगा, तो मदद ही कहाँ रह गई? ये तो सौदा हो गया ना, इसमें स्वार्थ निहित हो गया। इसलिए कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। यानी किसी के लिए कुछ करके भूल जाना ही बेहतर होता है। ये मान के उनकी मदद कीजिए कि आपको उनसे कभी कुछ नहीं चाहिए। अब ये सारी जानकारियाँ जो थी वो डॉक्टर विज के लिए थी, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके जीवन का पर्पस क्या था, क्या करने के लिए उन्हें यहाँ भेजा गया था। ये सवाल बार बार उनके दिमाग में कौंध रहा था। खैर, कुछ और हो या ना हो, पर उनकी ज़िंदगी पे ये बातें असर तो कर रही थी। कहीं ना कहीं उनमें परिवर्तन आ रहा था, और ये बातें डॉक्टर विज भी महसूस कर रहे थे। जैसे पहले जब ट्रैफिक जाम हो जाता था तो वो खींच जाया करते थे, ड्राइवर पे गुस्सा करते, लेकिन अब ऐसा नहीं था। चीज़ों को देखने का उनका नज़रिया बदल गया था।
अब ना तो वो पहले की तरह खींचते थे, न ड्राइवर पे अपना गुस्सा निकालते थे, न दोस्त मरते थे किसी पे। मतलब अब परिस्थितियां उन पर हावी नहीं हो पा रही थी। पत्नी और बच्चों के प्रति भी उनका नज़रिया काफ़ी बदल गया था। प्रेम और सौम्यता जो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई, उनके रिश्ते अब पहले से ज़्यादा प्रेमपूर्ण हो गए थे। परिवार की गलतियां अब उन्हें बहुत छोटी लगने लगी थी। वही गलतियां जिस पे वो पहले बखेड़ा कर दिया करते थे। उनके अंदर की सौम्यता बढ़ गई थी, प्रेम बढ़ गया था। जिन बातों पे पहले उन्हें गुस्सा आया करता था, आज वो बातें उन्हें बहुत छोटी लगने लगीं। कहीं ना कहीं उनके मन पे ये सारा घटनाक्रम असर तो कर ही रहा था। अपनी पत्नी कैरोल से भी वो अपने अनुभव साझा किया करते थे। कैरोल भी एक विश्लेषणकारी दिमाग की महिला थी, सो सारी जानकारियों को यथार्थ रूप से देखने का उनके दृष्टिकोण से डॉक्टर विज को भी काफ़ी मदद मिल रही थी। खैर, ये सेशन तो यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब अगले सप्ताह का इंतज़ार था। देखते हैं अगले सेशन में क्या निकल कर आता है।